नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट आपके सामने थ्योरी लेके आए हैं। अभी तक हम लोग ने डेरिवेशंस के वीडियो बनाए थे, लेकिन यहाँ पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है। इसमें आपको डायरेक्टली दिया जाएगा व्हाट आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज क्या होते हैं, 4 लॉज होते हैं। उन्हीं 4 लॉज को हमने यहाँ पर आपको समझाया है। तो एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान से लॉज हैं, कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहला लॉ क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब मान के चलिए ईस्ट की तरफ मोशन हो रहा था ऑब्जेक्ट का, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो वेस्ट की तरफ लगेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। पहला लॉ यही कहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो पहले तो डायरेक्शन के बारे में बताया, दूसरा डिपेंडेंस के बारे में बता रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड कर रहा है नेचर सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब जो सरफेस जो कांटेक्ट में है, आपस में दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो इन दोनों कांटेक्ट का जो नेचर है, ठीक है, मतलब जो सरफेस है इन लोग का कैसा है, बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है। रफ सरफेस होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्मूथ सरफेस होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा। तो इस सरफेस पे मेनली नेचर जो सरफेस का होगा उस पर डिपेंड करेगा। एंड ऑलवेज एक्ट, तो डायरेक्शन दी गई किधर ये एक्ट करता है, तो डायरेक्शन जो होता है वो टेंजेंशियल, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये आपके दो सरफेसेस हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट में है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये भी किधर लगेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में ऐसे करके लगेगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, याद रखिएगा। तीसरा लॉ क्या कह रहा है, लिमिटिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा सरफेस है और ये हमारी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का मास अगर m है स्मॉल, ठीक है, तो इसका जो वेट होगा नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। अब जब mg वेट नीचे लग रहा होता है तो क्या होता है, जो सरफेस है ये एक रिएक्शन लगा रहा होता है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होता है ऊपर की ओर एक्शन रिएक्शन लॉ से। तो जब नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो किधर की ओर लगता है, इधर की ओर लगता है, इसको बोलते हैं n, ठीक है। और सिंपल देखा जाए तो n किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। लेकिन n जो है मतलब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो इंक्लाइंड सरफेस पे बॉडी कुछ ऐसे रखी होगी, ठीक है। अब इसका मास मान लीजिए फिर से m है, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, मान के चलिए ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो n के बराबर mg के बराबर नहीं होगा। पहले समझिए, इधर की ओर आपका हो जाएगा mg, वेट हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो गया आपका वेट। अब जो नॉर्मल लगेगा, अब देखिए होगा क्या कि जो नॉर्मल है वो हमेशा प्लेन जो होता है जिस पे बॉडी रखी होती है उसके परपेंडिकुलर लगता है। तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, ये नॉर्मल है, ठीक। अब बात आती है नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी। तो नॉर्मल की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेट को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला क्या बन जाएगा, mg sin थीटा बन जाएगा। तो आप क्या देख सकते हैं, mg cos थीटा जो है वो किसके इक्वेट हो जाएगा, नॉर्मल के साथ इक्वेट हो जाएगा। मतलब नॉर्मल जो है इस केस में mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा या जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेट के नहीं होता है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और नॉर्मल रिएक्शन अगर मान लीजिए स्मूथ सरफेस प्लेन सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है। लेकिन अगर इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, स्मूथ तो है लेकिन इंक्लाइंड सरफेस है, तो वहाँ पर mg cos थीटा के बराबर होगा। या मान लीजिए उस पर और कोई फोर्सेस लग रहे होते तो उस हिसाब से हम लोग उसके कंपोनेंट में फोर्स को ब्रेक करते और जो नॉर्मल रिएक्शन होता उसको निकाल सकते थे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बना के आसानी से निकल जाता है। तीसरा मतलब चौथा जो हमारे पास पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड शेप ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। देखिए कई सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर मान के चलें कि कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी को इस पर ऐसे करके स्लाइड किया जाए और एक बड़ी बॉडी ले ली जाए और इसको स्लाइड किया जाए, दोनों का अगर सरफेस सेम है, ठीक है, दोनों बॉडीज़ का, इस बॉडी का और इस बॉडी का मान के चलिए सरफेस सेम है, तो क्या एरिया भी फ्रिक्शन फोर्स को डिसाइड करता है, तो आंसर है नहीं, एरिया फ्रिक्शन फोर्स को डिसाइड नहीं करता। तो वही कहा गया चाहे एरिया हो या शेप हो, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स को डिसाइड नहीं करता है। फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट होता है एरिया के,
ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे जो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में डिफाइन किए गए हैं। ये आपको पता होने चाहिए, सिंपल आता है, आसानी से आप लिख सकते हैं। और अगर न्यूमेरिकल आता है तो इन दोनों से न्यूमेरिकल बनता है, इन दोनों कॉन्सेप्ट से आप न्यूमेरिकल भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आप लोग एक ऑप्शन, एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू। ठीक है, आपको इसकी यूनिट बतानी है। इसकी यूनिट बताइए क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की क्या बतानी है आपको, यूनिट बतानी है। तो चलिए, बाकी और अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी प्लेलिस्ट में आपको एक से एक वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपका जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं डेरिवेशन से रिलेटेड या क्लास 11th फिजिक्स से रिलेटेड वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।